नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल दिल से बात की और एक ऐसे टॉपिक का जिक्र किया जिसकी टीस, जिसकी चुभन मोदी को पिछले 32 साल से हो रही थी। मोदी ने आज एक इकोसिस्टम को एक्सपोज किया। यह ऐसा इकोसिस्टम है जिसका पिछले 30-32 सालों से बाकी सारे सिस्टम पर कब्जा था। यह एक ऐसा इकोसिस्टम जो तय करता है कि आप क्या देखेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आपको कौन सी बात बताई जाएगी और कौन सी बात छिपाई जाएगी। कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म का जिक्र करते हुए मोदी ने इस इकोसिस्टम को एक्सपोज कर दिया। सीधी बात कहें तो यह इकोसिस्टम यह तय करता था, अगर हिंदू के साथ कुछ हो तो बहुत कम दिखाओ और किसी मुसलमान के साथ कुछ हो तो उसे बहुत ज्यादा दिखाओ। आज मोदी ने कहा कि गलत किसी के साथ भी हो तो उसे बताओ, उसे दिखाओ। आपको प्रधानमंत्री की बात भी सुनाते हैं और इस इकोसिस्टम को एक्सपोज भी करते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। वो कौन सी जमात है, वो कौन सा इकोसिस्टम है जो सच पर कुंडली मार कर बैठा है? सच सामने आने से किसे दिक्कत हो रही है? पिछले एक हफ्ते से इकोसिस्टम में जबरदस्त खटबदाहट है। जब से कश्मीर का सच दिखाने वाली फिल्म आई है, एंटी मोदी जमात बौखलाई हुई है। ये बौखलाहट सोशल मीडिया से लेकर संसद तक दिख रही है। मोदी देश को कुछ सच बताना चाहते हैं। जिस सच को दबाया गया, जिस सच को छिपाया गया, उस सच को बाहर लाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उठाई है। सच को झूठ से दबाने वाला पूरा इकोसिस्टम मोदी के खिलाफ खड़ा है और प्रधानमंत्री अकेले लड़ रहे हैं। कश्मीर फाइल्स फिल्म तो बहाना है, मोदी को पूरा सच बाहर लाना है। अभी तो एक ही फाइल खोली है, कश्मीर फाइल्स के बंटवारे की फाइल खुलेगी, 47 के दंगे की फाइल खुलेगी, इमरजेंसी की फाइल खुलेगी। सच अगर कड़वा है तो भी मोदी ने ठाना है कि उसे बताना तो पड़ेगा। सच छिपाने से बात नहीं बनेगी, सच को सबके सामने लाना ही होगा। कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश?
कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी। We are thankful to you to bring our story out. जो औरत ने किया वो अपने सामने देखा। कश्मीर में 32 साल पहले जो हुआ उसका सच पहली बार बड़े पर्दे पर आया तो लाखों लोगों को रुला रहा है। किसी फिल्म के लिए ऐसा क्रेज दशकों बाद देखा गया है। It should continue as 32 episodes. कश्मीर फाइल्स देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलने वाले दर्शक सदमे में हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ वो हॉरर सीन उनके जेहन से निकल नहीं रहा। दूसरी तरफ मोदी के खिलाफ खड़ी जमात और उनका इकोसिस्टम इसे कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों में बांटने की कोशिश में जुटा है। मोदी विरोधी जमात पिछले 6 दिनों से इस आरटीआई डॉक्यूमेंट को घुमा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस से जारी इस डॉक्यूमेंट को दिखा दिखाकर मोदी विरोधी दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से मिलिटेंसी शुरू हुई तब से कश्मीरी पंडित तो बस 89 ही मारे गए, जबकि इसी दौरान 1635 मुसलमान मारे गए। मौत चाहे 89 हो या 89,000, हर मौत की एक कहानी होती है। यह कोई नंबर गेम नहीं है जिसे किसी पेपर पर लिखकर फाइल बंद कर दी जाए। यह गिरिजा टिक्को की तस्वीर है। 32 साल पहले आजादी के नाम पर कश्मीरी चरमपंथियों ने पाकिस्तान की शर्त पर पाकिस्तानी हथियारों के दम पर गिरिजा टिक्को को टुकड़े टुकड़े काट दिया था। 32 साल बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी जावेद बेग ने इसके लिए कश्मीरी पंडितों से माफी मांगी है। कश्मीरी पंडितों की बात आते ही कश्मीरी मुसलमानों का रोना शुरू करने वाली ये जमात वही है जो बात बात पर हिंदू और मुसलमान करने लगती है। लेकिन रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, इलेक्शन बाय इलेक्शन का डेटा देख लीजिए, इससे मोदी को फायदा होता है। मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हिंदू वोटों को भी पोलराइज कर देता है। नुकसान इकोसिस्टम वाली जमात को होता है, फायदे में मोदी की पार्टी रहती है। इस फायदे और नुकसान के आगे प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया है। अभी थोड़ा सच बाहर आया है, मोदी पूरा सच दिखाना चाहते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाकर के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। नरेंद्र मोदी स्वयं कोई फिल्म नहीं बनाते, वो कोई डायरेक्टर नहीं है, मोदी फिल्म प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि मोदी जनता की नब्ज बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जानते हैं। कश्मीर फाइल्स के बहाने मोदी ने वो नब्ज पकड़ ली है। हिंदुस्तान के लोग अब सच जानना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ये सच सामने लाने को तैयार है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री देश को क्या क्या सच बताना चाहते हैं। कुछ इशारे स्वयं नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नरेंद्र मोदी सबसे पहले बंटवारे का संपूर्ण सच सामने लाना चाहते हैं। 47 में देश को आजादी मिली तो बंटवारे का दर्द भी मिला। इतिहास में यह तो पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने देश को बांट दिया और धर्म के आधार पर भारत के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन संपूर्ण सच इतना ही नहीं है। हिंदुस्तान के बंटवारे की जानकारी आजादी के 2 दिन बाद दी गई थी। पंजाब और बंगाल को मजहब के आधार पर 2-2 टुकड़ों में बांटा गया। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। सरहदी सूबों में मजहबी फसाद हुए, जिसमें 5 से 10 लाख लोग मारे गए। हजारों महिलाओं को अगवा करके उनके साथ बलात्कार किया गया। इतिहास पर पर्दा डालकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इतिहास से सबक सीखकर ही भविष्य की मजबूत बुनियाद रखी जा सकती है।
याद कीजिए, पिछले साल नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया। कितनी हाय तौबा मचाई गई थी। एंटी मोदी जमात ने इसे बांटने वाला फैसला बताया। इकोसिस्टम ने तब भी हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाया था, लेकिन सच तो सच है। बंटवारे की फाइल खुलेगी तो और भी सच सामने आएंगे। आजादी से 1 साल पहले जिन्ना के ऐलान पर डायरेक्ट एक्शन हुआ। 16 अगस्त 1946 को बंगाल में दंगे शुरू कराए गए, तो सिर्फ 72 घंटों के अंदर 20,000 से अधिक हिंदुओं को मार डाला गया। 30,000 से अधिक हिंदू और सिख गंभीर रूप से जख्मी हुए। मुस्लिम लीग ने लाखों हिंदू परिवारों के घर जलाकर उनको बेघर कर दिया। हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जिन्ना की पार्टी ने यह सब अपनी मजहबी ताकत दिखाने के लिए किया। जिन्ना के उस डायरेक्शन डे की चंद तस्वीरें ही मिलती हैं, बाकी सब कुछ इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। डायरेक्ट डे एक्शन की फाइल खुलेगी तो इसका सच भी सामने आएगा। कश्मीर फाइल्स खोलते ही जमात और इकोसिस्टम वाले लोग गुजरात फाइल्स को ट्रेंड कराकर मोदी को घेरने की कोशिश करने लगे, मगर वो ये बताना भूल गए कि नरेंद्र मोदी को तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया। मगर 84 के सिख विरोधी दंगों का दाग अब तक कांग्रेस से नहीं धुला है। 84 के दंगे हुए 38 साल हो गए, लेकिन उस पर अब तक कोई प्रामाणिक फिल्म नहीं बनी है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमृतसर में जाकर माफी मांगी, मगर नेहरू गांधी परिवार ने अब तक सिख समुदाय से माफी नहीं मांगी। इमरजेंसी का इतिहास तो और काला है। गद्दी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जेल की बेड़ियों में बांध दिया और उस पर कुछ भी लिखने, कुछ भी बोलने पर रोक लगा दी थी। डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं, उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत, मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, डिबेट, ये भारत में सदियों से चल रहा है। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। मोदी ने बीजेपी और दूसरी पार्टियों में एक बुनियादी फर्क आज दिखाया। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई तो नरेंद्र मोदी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आगे करके सिग्नल दिया कि संगठन सर्वोच्च है। जिस मीटिंग में अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे सीनियर मिनिस्टर मौजूद थे, वहां मोदी ने नड्डा को सम्मान दिया। मोदी का यह सिग्नल पार्टी काडर में नीचे तक गया कि अगर प्रधानमंत्री पार्टी को सबसे ऊपर मानते हैं तो बाकी नेताओं को भी मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को कड़वा सच नहीं दिखाते, आज उन्होंने अपनी पार्टी को भी एक कड़वे सच का कड़वा घूंट पिलाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने साफ साफ कहा कि सांसदों के बच्चों को टिकट नहीं देना अगर पाप है तो हां, मैं इस पाप का जिम्मेदार हूं। परिवारवाद का रास्ता जातिवाद की तरफ जाता है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। पीएम के बयान से साफ है कि बीजेपी के कुछ सांसद भी अपने बच्चों के लिए विधायकी का टिकट चाहते थे। मोदी ने उनके टिकट काट दिए। यही नहीं, मोदी ने आगे के लिए भी इशारा कर दिया है कि अगर 2024 में भी टिकट काटने पड़े तो मोदी हिचकिचाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नया हथियार बना है हिजाब। देश की सियासत एक बार फिर वहीं आकर खड़ी हो गई जब कोर्ट का एक फैसला मौलानाओं को, मुस्लिम वोट के सौदागरों को नहीं पसंद आया। आज कोर्ट ने साफ कहा कि स्कूल में, कॉलेज में हिजाब पहनना सही नहीं है। मतलब पिछले 1-1.25 महीने से जो जिद बनी हुई थी, जो माहौल बना दिया गया था कि स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है तो हिजाब पहनना होगा, उस पर अदालत ने फुल स्टॉप लगा दिया है।
कोर्ट का फैसला 3 जजों ने दिया, जिसमें से एक जज मुस्लिम समाज की महिला भी है। लेकिन जजमेंट आते ही एक और नया माहौल खड़ा कर दिया गया। मुस्लिम बेटियों को फिर से फ्रंटलाइन में लाया गया और मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हिजाब तो बहाना है, देश का माहौल बिगाड़ना है, लेकिन हिजाब के पीछे कौन लोग छिपे हुए हैं, किसके दिमाग एक्टिव हैं, इस रिपोर्ट में उन सबको एक्सपोज करते हैं। मोदी विरोधी इकोसिस्टम एक बार फिर फुल स्पीड से एक्टिव हो गया। हिजाब वाली खबर मिलते ही नए नैरेटिव के साथ मोदी को घेरने के लिए मैदान में कूद पड़ा। पहला एग्जाम्पल कैमरे पर है, क्लियर कट दिख रहा है। सुबह 10:30 बजे के करीब हिजाब पर फैसला आया और 15 मिनट के भीतर हिजाब गैंग ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। कर्नाटक के यादगीर की 9 लड़कियों ने कॉलेज का बॉयकॉट किया और तय मानिए इन 9 लड़कियों के 900 पोस्टर्स पहले से ही छप चुके होंगे। एंटी मोदी इकोसिस्टम कितनी तेजी से बहकाता है, भड़काता है, टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग से साफ पता चलता है। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि चंद घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर हैशटैग हिजाब नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगता है। और यह भी किसी बड़े प्रयोग का ही हिस्सा लगता है कि हिजाब के ठीक नीचे हैशटैग इस्लाम को ट्रेंड कराकर जहरीला कॉकटेल सोशल मीडिया पर परोसा जाता है। और इसके बाद हिजाब गर्ल्स की एंट्री होती है। हिजाब पहनी 5 लड़कियां कैमरे पर आती हैं, हाथ में माइक पकड़ती हैं और आधे घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं कि सरकार उन्हें पढ़ने नहीं दे रही। They have ruined so many lives. They have ruined so many students' lives right now. How long are you going to continue? We'll be continuing till we get our rights. Because we have been fighting for our rights and we are not going to compromise on it. सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही है। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुताबिक जिस तरह हिजाब विवाद ने तूल पकड़ा, उसे देखकर यही लगता है कि सोशल अनरेस्ट फैलाने का पूरा प्लान बना और इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। यानी इतना तो तय हो चुका है कि हिजाब कंट्रोवर्सी वाली आग में घी डालने का काम हुआ है। पर्दे के पीछे एक नहीं, दर्जनों मास्टरमाइंड है और इसमें 100% पॉलिटिकल लोगों का भी हाथ है। जजमेंट डे वाली क्रोनोलॉजी समझिए। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, दिल्ली से हैदराबाद के भाईजान ओवैसी, सोशल मीडिया पर उमर अब्दुल्ला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब के सब अचानक से हिजाब वाले टूल किट को प्रमोट करने लगे हैं। बैरिस्टर ओवैसी बैक टू बैक 15 ट्वीट छाप देते हैं, खुलकर मोदी के खिलाफ बोलते हैं, पहले शब्दों का हेर फेर करके सोशल मीडिया पर घुमाते हैं और फिर कैमरे पर आते ही सीधे मोदी सरकार को निशाना बनाते हैं। मैं आज आया इसलिए हूं कि मेरा फंडामेंटल राइट को मुझसे छीना जा रहा है। मैं आज इसलिए आया हूं कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो गूंगे बन चुकी हैं। चुनाव के वक्त उनको मुसलमानों के वोटों की जरूरत पड़ती है। आज संविधान के खिलाफ जो बात हो रही है उस पर नहीं मुंह खोलेंगे, बीजेपी के डर से, हिंदू वोट के डर से। ओवैसी को हमेशा सच्चाई बोलने का शौक है और सच्चाई बोलता रहेगा। तो संविधान की मैं प्रोटेक्शन की बात कर, संविधान के फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं। मैंने यूपी चुनाव में बात की, अगर कल चुनाव होगा तो फिर बात करूंगा अगर ऐसा मसला होगा तो। मुझे चुनाव जीतने हारने से मतलब नहीं है, मुझे संविधान के और मेरे फंडामेंटल राइट से मतलब है। वो पार्टियां जिनको चुनाव जीतने का मतलब था वो तो वोट ले लिए मुसलमान महिलाओं का, उसके बाद आज खामोश बैठे हैं, गूंगे बनकर बैठे हैं। देश देख रहा है और जो उनको वोट डाले वो भी देख रहे हैं कि कैसे उनको ठगा गया है। हिजाब वाला फैसला मोदी विरोधी इकोसिस्टम पचा नहीं पा रहा, इसलिए नॉन स्टॉप नए सिरे से एक बार फिर भड़काऊ माहौल बनाया जा रहा है। मसलन उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर वेरी डिसअपॉइंटमेंट वाला टेक्स्ट चिपकाया और अदालत के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उमर अब्दुल्ला की देखा देखी महबूबा मुफ्ती भी ट्विटर पर आई, उनकी टाइमलाइन पर भी सेम टू सेम वही टेक्स्ट। फर्क सिर्फ इतना था कि उमर अब्दुल्ला कोर्ट के फैसले से वेरी डिसअपॉइंटेड थे, तो महबूबा मुफ्ती ने डीपली डिसअपॉइंटिंग वाला बाउंसर दे मारा। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये
इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। ऐसे बयान अदालत के फैसले के बाद अचानक नहीं आए, तैयारी पहले से थी। उदाहरण के तौर पर हिजाब गर्ल में से एक आलिया असमादी का ये ट्वीट देखिए, हैशटैग पर गौर कीजिए, हिजाब इज आवर राइट वाला माहौल तो सोमवार रात से ही बनने लगा था। फोटो के साथ अदालत के फैसले के बाद क्या करना है, इशारा पहले ही दे दिया गया था। फैसला आते ही हिजाब वाला टूल किट पहले एक लोकेशन पर एक्टिव हुआ, फिर इसे शुद्ध रूप से देश के कोने कोने में पॉलिटिकल रंग दिया गया, जबरदस्ती धार्मिक एंगल फिट हुआ और मोदी पर अटैक किया गया। वो उनका कहना है, लेकिन इस्लाम का कहना ये कि ये इस्लाम के खिलाफ है। हमारा कहना ये बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है और ज़रूरी है। हम तो हिजाब, बहरहाल मुसलमान तो अपने बच्चों को हिजाब में रखेगा। मजहब एक जरूरी चीज है। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है। मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है। वो मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, इस संविधान में है। इस मुद्दे पर सारे मोदी विरोधियों की लाइन लेंथ सेम है। हिजाब वाले पूरे के पूरे इकोसिस्टम की एक एक बात पहले से स्क्रिप्टेड है। सब कुछ मुसलमान वोट के नाम पर हो रहा है। अदालत ने फैसला सुनाया, मगर एंटी मोदी इकोसिस्टम नहीं मानेगा। हर वो चीज नहीं मानेगा जो उनके मन मुताबिक नहीं है। अदालत ने शक जताया है, कुछ तो गड़बड़ है। हिजाब और पीएफआई का लिंक तो पहले से ही एस्टैब्लिश है, एक एक सबूत पब्लिक डोमेन में है। पीएफआई के महासचिव अनीस अहमद का कुछ घंटों पुराना ये वीडियो देखिए, सब समझ जाएंगे। आज आप देखिए, पूरी की पूरी कम्युनिटी की इज्जत कौन रख रहे हैं? वो लड़कियां रख रही। आंख बंद करके अपने दिल से पूछिए, पूरी दुनिया में आज इज्जत किसे है? वो 6 लड़कियों को जिन्होंने अपने हक के लिए रुके, उनको इज्जत है। क्या आज इंडिया में बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों को उन 6 लड़कियों से ज्यादा इज्जत है? क्या छोटे छोटे घर के जो बच्चे रहेंगे, घर के औरतें, आज उन घर के औरतों से जाकर आप पूछिए, आप किसको ज्यादा इज्जत करते हैं? उन 6 लड़कियों को ज्यादा इज्जत करते हैं क्या बड़े बड़े मुस्लिम तंजीमों को इज्जत करते हैं? सारे औरतें कहेंगे हम उस 6 लड़कियों को इज्जत करते हैं। पीएफआई पर पहले दिन से आरोप लग रहे हैं कि उसने हिजाब के बहाने मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। कैमरे पर ऑडियो वीडियो भी हैं, सोशल मीडिया पर सबूत भी हैं। मगर अब कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद 2 चीजें हुई हैं। पहली ये कि पीएफआई ने आरएसएस का नाम लेकर कोर्ट को ट्रैप में फंसाने का इल्जाम लगा डाला है, और दूसरी ये कि इस पूरे मामले में पीएफआई ने अपने रोल से ही इनकार कर दिया है। कोर्ट आकर धर्म के अंदर मुदाखलत करता है। और तीसरा चीज़ इसके अंदर ये है कि कोर्ट एक ट्रैप में फंस गई थी। वो ट्रैप ये था कि यहाँ पर आरएसएस ने काउंटर नैरेटिव लाया था कि अगर वो शॉल पहनेंगे हमें, वो स्कार्फ पहनेंगे हमें शॉल पहनेंगे। इसका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं था, एक ट्रैप था, एक कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में कोर्ट आ गया। तो हमारा यहाँ पर कहना है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है ये। पीएफआई जैसे फोर्सेस हैं जो बरगला रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को। देखिए, ये समझना कि मुस्लिम लड़कियां इतने एक नासमझ हैं कि पीएफआई जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जाकर उन्हें कहता है कि बुर्का पहनो और वो बुर्का पहनेंगे, ये बहुत ही क्या कहते हैं कि एक वेरी प्रिमिटिव माइंडसेट है। ये लड़कियां जो हैं एजुकेटेड लड़कियां हैं, इनको पता है क्या पहनना है क्या नहीं। और ये कहना कि मुस्लिम लड़कियां कभी भी हिजाब नहीं पहनती थी, ये गलत चीज़ है। हम मुस्लिम कम्युनिटी में आए अभी नहीं, हम जब कॉलेज में थे आज से 10-15 साल पहले, तब हम देखते थे लड़कियाँ पहनते थे। यानी ये वेरी कॉमन प्रैक्टिस है। इसको कोई बाहर से आप नहीं कह सकता कि पहले नहीं पहनते थे अब पहनते हैं करके, और इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है करके। ये एक ट्रेंड आप समझिए। कोई भी चीज़ इंडिया में डिमांड किया जाता है, जब फार्मर्स आके डिमांड करते हैं उसके पीछे खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी, सीएनआरसी हो जाता है टुकड़े टुकड़े कॉन्स्पिरेसी, भीमा कोरेगांव हो जाता है अर्बन नक्सल कॉन्स्पिरेसी, हिजाब इशू आ जाता है पीएफआई कॉन्स्पिरेसी। यानी कोई हक की बात करना ही नहीं है क्या? हक की बात करते कॉन्स्पिरेसी हो जाता है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इसे हमें समझना चाहिए। सच्चाई यह है कि जब देश के भीतर मौजूद मोदी विरोधी ऐसा नैरेटिव परोसते हैं तो विदेश में बैठा इकोसिस्टम उसे हाथों हाथ लपक लेता है। यकीन नहीं होता तो हिजाब पर फैसले के बाद वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन पढ़ लीजिए, सीधे सीधे छाप दिया, हिंदू मुस्लिम में सब ठीक नहीं है। मोदी के सियासी दुश्मनों ने मुस्लिम बेटियों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किया और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने उसमें अपना एजेंडा फिट कर दिया। अल जजीरा की लेटेस्ट हेडलाइन पढ़ लीजिए, बीबीसी का फ्रंट पेज खोल लीजिए,
CNN का कैच लाइन देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे विदेश में बैठा गैंग मोदी विरोधी इकोसिस्टम के नैरेटिव को न सिर्फ प्रमोट कर रहा है बल्कि हिजाब के बहाने देश के संविधान पर भी अटैक कर रहा है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करता है। और अगर मैं हिजाब, मेरी बेटी हिजाब पहनती है तो उसका कॉन्शियस डिसीजन है। अब कहां पे बात रुकेंगे आप? और आखिरी बात मैडम, इस हमारे वतन अजीज में जो माहौल बन चुका है, आप कहते हैं कि मस्जिद एसेंशियल नहीं है, मेरी मस्जिद को तोड़ दिया एसेंशियल नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई मेरा कब्जा था, बोले नहीं फेथ का मामला है, आप 5 एकड़ ले लो। ठीक है, हमने कहा कि गुरुग्राम में जाकर नमाज पढ़ते हैं, आपने कहा वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। कोर्ट कहती है कहीं पढ़ सकते हो। कहां रुकेगा बात? एसेंशियल क्या है फिर मेरा? ना मेरी मस्जिद एसेंशियल है, ना मेरा हिजाब एसेंशियल है, तो फिर कहां पे बात जाके रुकेगी? और बीजेपी सरकार मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। अब तो हिजाब वाले नफरती गैंग में मौलाना ब्रिगेड की भी एंट्री हो गई है। धीरे धीरे एक एक करके सारे मौलाना और मुफ्ती अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। जिसे देखो उसे हर मौलाना हिजाब कंट्रोवर्सी में जबरन धर्म वाली पाठशाला खोले बैठा है, खुलकर हिंदू मुसलमान होने लगा है। जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएं और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें। देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। मौलाना ब्रिगेड चाहे कुछ भी कहे, अदालत के फैसले में कुछ बातें शीशे की तरह साफ हैं। पहली ये कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हिजाब पहनना संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, धर्म का नहीं। अब यह भी क्लियर हो चुका है कि हिजाब मामले में अदालत जाने वाला पक्ष यह नहीं साबित कर पाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है। और फैसले का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि कोई भी स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकता। मगर एंटी मोदी इकोसिस्टम में शामिल एक एक कैरेक्टर अलग अलग तरह से हिजाब वाली कहानी सुना रहा है। सबको नेता बनना है, कट्टरता फैलानी है, मगर सच्चाई छिपानी है। हिजाब मामले पर बिल्कुल यही हो रहा है। धर्म की आड़ में मोदी के खिलाफ बहकाने और भड़काने वाला प्रोग्राम एक्टिव है। जहां तक हिजाब या पर्दे का सवाल है तो कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्लिम बच्चियों और औरतों को अपना सर ढकने यानी हिजाब करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा ये कहना कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अपने समझ में नहीं आती है। हर शहरी को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ चॉइस का इख्तियार दिया है, कहीं ना कहीं ये उस पर भी हमला है। कुरान में औरत के लिए पर्दा करने का हुक्म है और जहाँ तक कि कुरान की बात है तो कुरान के एक एक लफ्ज़ पर मुसलमान को अमल करना है, तभी वो दायरे इस्लाम में रहेगा। वो एसेंशियल पार्ट क्या है क्या नहीं है, जो मुसलमान लोग कुरान को फॉलो करते हैं। कुरान में हिजाब के बारे में है कि मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें वो हिजाब करें। जब से बीजेपी सरकार आई है इसी तरह से धार्मिक मान्यताओं को ख़त्म करने पे तुली हुई है। ये वो सरकार है जिनके वक्त में वो वर्डिक आया कि रिलेशनशिप जायज़ है। ये वो सरकार है जिसके वक्त में वो वर्डिक आया कि साहब अगर मेरी औरत किसी दूसरे मर्द के पास बग़ैर मेरी मर्ज़ी के अपनी मर्ज़ी से सो जाती है तो मुझे कानूनी चाराजोई करने का हक नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर, 4 राज्यों के चुनाव के बाद योगी का मुख्यमंत्री बनना अब तय है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए एक बड़ी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। कल भी 4 घंटे तक ये मीटिंग चली थी। पर्यवेक्षकों की बात हो गई है। आज की मीटिंग में मुख्यमंत्रियों के नाम तय होंगे।
रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का आज 20वां दिन है। पिछले 2 घंटे से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यूक्रेन ने नाटो में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने अब से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। भयंकर बमबारी हो रही है। रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर खड़ी है। कीव में कर्फ्यू लग चुका है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। देखिए जंग के मैदान से पूरी रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 20 दिन से भीषण जंग जारी है। सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा है। हर शहर तबाह हो चुका है। चारों तरफ केवल और केवल बर्बादी का मंजर है। लगातार बमबारी हो रही है। बीस दिन बीत चुके हैं, लेकिन कीव अब भी पुतिन की पहुंच से दूर है। यूक्रेन की कैपिटल कीव पर रूस की आर्मी ने आज पूरे दिन बमबारी की है। कीव में हर जगह केवल धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले इतने तेज हो गए हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव में आज रात 8 बजे से 17 मार्च सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन का अगला प्लान क्या है, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले कीव में बर्बादी की इस ताजा तस्वीर को देखिए। कीव के इस रिहायशी इलाके पर आज रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए। रूसी हमलों के बाद 15 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने का बहुत प्रयास किया। इस हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई, जबकि कई लोगों की जान को बचा लिया गया। रूस की सेना ने आज कीव का क्या हाल किया, इसे समझने के लिए इस दूसरी तस्वीर को देखिए। रूस के हमले में इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन अब ये लोग अपने कीमती सामान की तलाश में तबाह हो चुके आशियाने के मलबे को खंगाल रहे हैं। कीव के हालात फिर भी ठीक हैं। यूक्रेन के बाकी शहर तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। आपको आज की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए अब कीव पर पुतिन का अगला प्लान क्या है। पुतिन की सेना कीव को 3 तरफ से घेर चुकी है। किरस्तेन, चेर्नोबिल और प्रिलुकी रूस के कब्जे में है और तीनों शहरों के सेंट्रल में है यूक्रेन की कैपिटल कीव। दावा किया जा रहा है कि अब रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जरा पुतिन के प्लान बी को भी समझिए। यूक्रेन में पिछले 20 दिन से जंग जारी है, लेकिन फिर भी कीव पुतिन के कब्जे से दूर है। लिहाजा पुतिन की आर्मी अब कीव की सप्लाई चेन पर अटैक कर रही है। 3 तरफ से कीव घिर चुका है। जीतोमीर में भयंकर जंग जारी है और पोलैंड से कीव को जारी सप्लाई पर अब पुतिन का फाइनल अटैक होने वाला है। मकसद साफ है, सप्लाई बंद हुई तो कीव को घुटनों पर आना ही पड़ेगा। पुतिन का प्लान भले ही क्लियर हो, लेकिन पेंटागन ने आज जो दावा किया है वो हकीकत से पूरा वास्ता रखता है। रूस की सेना कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। यूक्रेन में रूस की सेना को यूक्रेनी आर्मी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के लोग भी युद्ध में रूस की आर्मी को जवाब दे रहे हैं। रसद खत्म होने से रूसी सैनिकों का हौसला लगातार टूटता जा रहा है। युद्ध में अब तक हजारों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध ने 2.8 मिलियन से अधिक लोगों को यूक्रेन से भागने के लिए मजबूर किया है। And you just look at how little progress the Russians have been able to make in the 2+ weeks now that they've been at this. भीषण जंग जारी है। जंग में यूक्रेन ने आज बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा कि अब तक 13,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार चुका है। 1,279 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। 81 रूसी एयरक्राफ्ट और 95 रूसी हेलीकॉप्टर अब तक मार गिराए गए हैं। यूक्रेन की आर्मी 404 रूसी टैंक तबाह कर चुकी है और रूस के 36 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम को भी यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है। 20 दिन से जंग जारी है।
भारी नुकसान हो चुका है। जेलेंस्की अब भी झुकने को तैयार नहीं है। आज अपने बयान में जेलेंस्की ने उस महिला का जिक्र किया जिसने कल पुतिन का समर्थन करने वाले चैनल के लाइव शो में नो वॉर, स्टॉप द वॉर, प्रोपेगेंडा पर विश्वास मत करो, ये आपसे झूठ बोल रहे हैं वाला पोस्टर लहराया था। जेलेंस्की ने कहा कि वो अब भी रूस की आर्मी को मौका देना चाहते हैं, अगर जान बचानी है तो सरेंडर कर दो। मैं उन रूसियों का आभारी हूं जो सच बोलने की कोशिश नहीं छोड़ते। मैं रूस की आर्मी से आत्मसमर्पण करने का आग्रह करता हूं। ऐसा करके मैं आपको जिंदा रहने का मौका दे रहा हूं। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सैनिकों को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया है। जेलेंस्की के दावे में दम है, लेकिन रूस की बमबारी भी जारी है। कीव, खारकीव, जाइटोमीर, मेलिटोपोल, ओडेसा, लीव, सुमी, चेर्नोबिल, मारियुपोल, यूक्रेन के इन तमाम शहरों में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन पर रूस अब तक 900 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है। खारकीव में आज फिर रूस ने एयर स्ट्राइक की। रूसी सैनिकों ने MLRS मिसाइल सिस्टम से खारकीव को टारगेट किया। जोरदार धमाका हुआ। खारकीव में पूरी रात रूस ने बमबारी की। हर 30 मिनट में यहां धमाके की तेज आवाज सुनाई दी। रूस ने खारकीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मलबे के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई। कई लोग गंभीर घायल भी हुए। कड़ी मशक्कत के बाद बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला गया। डोनबास में भी रूसी फाइटर जेट्स ने आज जमकर तबाही मचाई। दिन भर डोनबास के आसमान में रूसी जेट्स दहशत बढ़ाते नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।